जाऊंगा बाहर यार। कंटिन्यू करना सही है। जाओ 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 नहीं डाल दीजिए। महाराष्ट्र बोलता है, बंगाल का लोग बंगाली बोलता है, बिहार का लोग भोजपुरी बोलते हैं, सर्वनाशी बोलता है। ये नहीं समझ में आता नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मुझे कॉल आ गया था जिसकी वजह से टेस्ट करने हुआ। ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं मेजरमेंट के बारे में, लोग बता देते हैं क्योंकि ब्रांचेज ऑफ किस प्रकार के मेजरमेंट है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। मैकेनिक्स के बाद वेव, और वेव में बहुत सारा है, नेचर ऑफ पार्टिकल एक चैप्टर होता है, वेव फिजिक्स है जिसमें स्ट्रिंग्स वगैरह का वेव पढ़ते हैं, साउंड वेव पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, और जैसे ऑप्टिक्स, इसमें वेव ऑप्टिक्स भी आता है। कौन कर रहा है इसको? एक वेव ऑप्टिक्स भी आता है। तो वेव ऑप्टिक्स का वेव ऑप्टिक्स जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें एक थर्मो का भी एक चैप्टर, थर्मो फिजिक्स या थर्मोडायनामिक्स, इसमें हीट वगैरह का स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियर के बारे में स्टडी करते हैं। इस तरह से फिजिक्स के ब्रांचेस है। ब्रांच का कुछ पार्ट हम लोग 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है, लेकिन हर ब्रांच में कम से कम 4 से 5 चैप्टर है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। मेजरमेंट तो बहुत बेसिक चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है 11th के लिए। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स का कुछ पार्ट पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में होता है कि ये जो मैकेनिक्स है ये 2 क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकेनिक्स ये 9th वालों के लिए और 11th वालों के लिए। ठीक है, तो बेसिक मैकेनिक्स हम लोग बताएंगे। तो मैकेनिक्स एक्चुअली होता है ऐसे डील कर लेते हैं। तो हमने सिंपल सा डिफिनेशन इसको बताया है कि मशीन और मोशन, जब कोई मशीन मोशन करे तो उसका स्टडी हम लोग मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। और इस मैकेनिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि मशीन का मोशन करवा रहा हूँ, सारे फिजिक्स इसमें जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जो लॉ है उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स के अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें एक हो जाता है काइनेमेटिक्स और एक हो जाता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मोशन करता है, कोई मशीन मोशन करता है और हम उसका स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं लेकिन उसकी कॉज ऑफ स्टडी नहीं करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो काइनेमेटिक्स है। दैट इज नॉट स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में स्टडी नहीं करते, वो काइनेमेटिक्स हो जाता है। यानी सिर्फ मोशन, अब मोशन में क्या स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह चीज़ें स्टडी करो, लेकिन उसकी कॉज का स्टडी नहीं करो। यानी कॉज क्या होता है, कॉज को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं फोर्स। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट होता है। लेकिन इसी के जस्ट बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, और इसके साथ कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी करते हैं कि आगे को मोशन हो कैसे है, कॉज ऑफ मोशन।
अब कॉज ऑफ मोशन में क्या हो जाता है? कॉज ऑफ मोशन में आता है फोर्स। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स वो मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का स्टडी करेंगे, लेकिन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे। इसमें कॉज ऑफ मोशन के साथ साथ उसके मोशन वगैरह हर चीज़ का स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोग काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। और ये बेसिक चीज़ है क्या कि बेसिक हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का बेसिक है कि हम लोग करते क्या है कि इसका सबसे पहला पट्टा जो होता है उसको बोलते हैं पोजीशन। दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको रेस्ट। तीसरा इसको बोलते हैं मोशन। चौथा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। पांचवा डिस्प्लेसमेंट। छठा स्पीड। स्पीड में टाइप्स ऑफ स्पीड आएगा, वो अलग बात है। वेलोसिटी, इसमें भी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आएगा, वो अलग बात है। उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ठीक है, बेसिक फंडा है। ये बेसिक फंडा बाई टेस्ट सब स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है, इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स कैसे मूव करेगा, तो किस तरह का मोशन होता है, ये सारा चीज़ के अंदर आता है कि ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मोशन कैसे होगा, इसके बहुत सारे फंडे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस चीज़ पढ़ना। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी आता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बाद में आती चलेंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ जो हम लोग पोजीशन है इसको क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल क्लास 9 एंड 11 स्टूडेंट्स को ये बहुत फायदा करेगा। जो भी नए क्लास 5 में एंट्री कर रहे हैं या जो नए क्लास 11 में एंट्री कर रहे हैं उनको फायदा करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखें, 9th वाले और 11th वाले। ठीक है, 9th वालों के लिए तो पोजीशन होता क्या है कि जैसे अगर हम जनरली भाषा में बोले कि किसी इंसान का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन का मतलब होता है कि वो है कहाँ पे वो काम कर रहा है, कहाँ पे वो है अभी। जैसे अगर मेरा पोजीशन बताया जाए तो मेरा पोजीशन ये होगा JP Stock 7 अबाउट रिवॉक्स शोरूम हाइट टू फिजिक्स क्लास, ये मेरा पोजीशन है। तो इस तरह हर बंदे का एक अपना पोजीशन होता है। ठीक है, और पोजीशन को हम लोग जनरल भाषा में क्या करते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं। वैसे फिजिक्स एड्रेस तो नहीं बताएगा, अगर फिजिक्स में कोई पार्टिकल यहाँ पे रखी है तो ये नहीं बोलेगा भाई मैं पानी की दुकान के सामने हूँ, ये नहीं बोलेगा कि मैं मखदूम से रहता हूँ या फिर मैं स्टेशन के पास हूँ या फिर मैं काजिद बर्नर, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं यूज करेगा पार्टिकल। ये पार्टिकल में तो अपना पोजीशन बताना है। तो पार्टिकल अपना पोजीशन कैसे बताएगा, तो पार्टिकल अपना पोजीशन बताने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने उसके अगल बगल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको ड्रॉ कर देना है। सिंपल सी बात है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो हमने क्या करना है, ये तो मैथ में सभी पढ़ रहे थे 6th क्लास से, इसको x, इसको y और इसको -y और इसको -x, ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गए। अब क्या करते हैं, इसका लेवलिंग कर देते थोड़ा सा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा 4 ही आएगा, चलो कोई नहीं। एक x डायरेक्शन में 1 2 3 4, y डायरेक्शन में 1 2 3 4, तो ये इसका पोजीशन हो गया। फिजिक्स में पोजीशन दिखाने के लिए हमने उसके चारों तरफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें ड्रॉ करने होते हैं। जैसे 1 2 3, अगर ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मान लो B है, अगर ये पॉइंट 2 है तो x में पहले कैलकुलेट करो 1, y में कैलकुलेट करो 3। जैसे अगर हमें ये पॉइंट है, इधर भी कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। अगर मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है R, इसका पोजीशन हो जाएगा x में 3 to 5 -5, y में हो जाएगा 3। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो x में क्या होगा -1 और एक मिनट, इसके लिए -3 हो गया यहाँ पे, और इसके लिए x में -1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं मान लो s, तो x में -1 और y में 3। इस तरह से कोई पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में कमी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, इसका नाम दे दिया
पॉइंट का पोजीशन क्या होगा 4, x में 4, y में क्या होगा। अब क्या है, कोई बात के रूप में बताने की जरूरत नहीं है, कोई मोहल्ले का नाम लेने की जरूरत है, सिंपल सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताओ, मैथ की भाषा में कोई नंबर यूज कर दो, वो उसका पोजीशन पोजीशन इसमें ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया हो। जैसे मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, इसका पोजीशन आप खुद से ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, इसका पोजीशन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, 3, मान लो -2, 3, मान लो दे दिया -2, -3, मान लो दे दिया यहाँ पे -2 और -3, इसका पोजीशन आप खुद से ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। आगे हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, पोजीशन सबको पता चलेगा कि पोजीशन कैसे बताते हैं। पोजीशन एक और चीज बताए गए हैं कि ये तो हो गया 2D पोजीशन, जिसमें x और y यूज हुआ है। इसके बाद आता है 3D पोजीशन। 3D पोजीशन में क्या होता है कि मान लो कि हमने 3D पोजीशन दिखाना है, 3D पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे 3D पोजीशन देखते हैं। तो 3D पोजीशन में क्या हो सकता है कि 3D पोजीशन जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया, क्यूब नहीं क्यूबाइड बोलेंगे, अलग हो गया, क्यूबाइड हो गया, ठीक है। तो ये मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो कि z है, ठीक है। काटने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम मान लो कि हमें कोई पोजीशन बताना है, हमें कोई 5 पॉइंट लेगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, सबसे पहले ये पॉइंट ये बताना बहुत ही देखो। तो अब मान लो कि हमने x का पोजीशन बताया, अब ये पार्टिकल है x में ये वाला होता है, ये x, ये लाइन x है, ये लाइन y है और ये लाइन ये जो बाहर की तरफ ये z है, ये वाली z है, ये वाली x है और ये वाली y है। अब ये पार्टिकल बाहर की तरफ है, इस प्लेन में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, ठीक है। ये सबसे तो हम लोग याद करेंगे इसका, यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसका कार्टेशियन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले x में देखते हैं कितना दूर है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आज से आप 13 लिखेंगे, लेकिन 13 नहीं है, ये x 0 0 0, ये x यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे, यहाँ तक नहीं, फिगर में दिख रहा है यहाँ तक है, लेकिन ये है यही है, ठीक है। फिगर ऐसे है, यहाँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, ठीक है। x y 1 2 3 4 5 y और z में बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ पकड़ लिए, बाहर की तरफ पकड़िए, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5 थोड़ा सही बना देते हैं, तो ये 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई के 3 पोजीशन पे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर मान लो मैंने ये पोजीशन दे दिया क्यू, ये हो गया क्यू, ठीक है। क्यू पॉइंट का आप बता रहा है, क्यू पॉइंट है कोई बाहर की तरफ नहीं, अंदर बोर्ड पे ही है, बोर्ड पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स में 9, वाई में 1 2 3 4 5, वाई में 5 और जेड में 1 2 3 4, जेड में 4, ठीक है। जेड में 0 4 नहीं, इसलिए कि जेड में है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा स्टिक है बोर्ड के अंदर, ये जेड का हो गया। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया पी क्यू आर एक्स नाम दे दिया इसका, एस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, एक्स में ये डिस्टेंस यानी 9, वाई में ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर यहाँ से है, ये वाला ऊपर यहाँ से, ये वाला ऊपर यहाँ से है, तो नीचे जमीन में पड़ा हुआ है, तो ये वाई में 0,
बाहर, ये बाहर, तो जे में 4, ये हो गया पोजीशन इसका। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का ये के बाद टी पॉइंट का देखते हैं, तो फिर क्या होगा, एक्स में देखो, एक्स में यहाँ से शुरू होता है, एक्स यूँ करके, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा 0। वाई में क्या होगा, वाई क्या होता है, ऊपर होता है, ये तो ऊपर में, ये तो जमीन में पड़ा हुआ है नीचे, तो वाई 0। जेड में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, डी क्यू आर एस टी, क्यू नाम दे देते हैं इसका देखते हैं। तो देखो ये इधर है, बाहर की तरफ है, यानी इधर पहले एक्स में देखते हैं, एक्स इधर होता है, एक्स में हो जाएगा 0, वाई में हो जाएगा 5 और जेड में हो जाएगा 4। ये इसका पोजीशन है। तो यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, तो ये एक्स में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस में है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा इसका, यानी 0 0 0 5 0 0 5 0। क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट्स हम लोग 3D में पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अब मान लो अभी हाँ पोजीशन बताने के बाद हम तुम लोग एक नया टॉपिक आप लोग बताने जा रहे हैं, वो होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कैसे होता है कि पोजीशन वेक्टर एक मिनट मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। पोजीशन वेक्टर ओके क्लास, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में देखेंगे, चल रहा है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन से आ रहा है कि नहीं पोजीशन वेक्टर। तो अभी हमने आपको पोजीशन बताया, पोजीशन वेक्टर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैकेनिक्स स्टडी का पूरा ग्राफ की तरह है, तो ग्राफ से हम लोग काफ़ी है समझने के लिए। मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा 4 और 3 इधर ले लेते हैं, कॉमन है, अच्छा रहता है इसको लेना 4 है। एक्स में 4 1 2 3 4, वाई में 3 1 2 3 वाई। तो इसको हम जब हम इसको ओरिजिन से मैच करते हैं, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से जब हम इसको मैच करते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा हो गया पोजीशन, इसको बोलते हैं पोजीशन, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि इसमें वेक्टर क्यों लगाया, तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये देखिए पोजीशन है, ये इसका दूरी बता रहा है कितना दूर है, और इसका डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन है, यानी ये अगर एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, इधर भी एक्स वाई प्लेन में है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए।
कोई तुमसे पूछते ठीक है पोजीशन वेक्टर 4 and 3 है, ये कितना दूर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मैच करेंगे, ऐसे नीचे गिराते हैं और इसको ऐसे नीचे गिराते हैं, तो भाई देखो ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ये मान लेते हैं r, वेक्टर को हम लोग ऐसे से दिखाते हैं, इस डिस्टेंस को r मानते हैं। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है कितना दूर है। तो ये देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। सबको पता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। 5 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, मीटर में होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, 5 ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये 5 होगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा होगा पोजीशन, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कभी भी कोई भी पॉइंट दिया है, कुछ नहीं करना है हमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाने हैं और उसका सम करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पार्टिकल दे दिया, बोला पोजीशन बताओ, कुछ मत करो, पॉइंट ड्रॉ करते चले जाओ, ठीक है। 3 3 6 3 2 5, थोड़ा ऊपर कर देते हैं 5, ठीक है। 6 5 ये पोजीशन हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नाम दे दो, यहीं पे लिख दो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या पूछेगा, इसका डिस्टेंस पूछेगा, पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिस्टेंस पूछेगा, कुछ मत करो, इसको नीचे में ला दो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये निकालने के लिए r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 25 मीन्स 6 5 11 और 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61 आ गया, इसका मतलब अंडर रूट 61, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। अब क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे टिल्ट करता है, क्वेश्चन कभी कभी टिल्ट करता है, कहता है कि पोजीशन वेक्टर तो हमें बता दिया, अब बताओ किस एंगल पे है, यानी डायरेक्शन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन का क्या होता है, डायरेक्शन फिजिक्स में क्या करता है, डायरेक्शन के लिए हमें फिजिक्स में एंगल बनाना होता है, कितने डिग्री एंगल पे वो पार्टिकल पड़ा हुआ है, कुछ मत करो। जैसे नया क्वेश्चन ऐसे दे दे x, नया क्वेश्चन ऐसे दे y, यहाँ पे एक पॉइंट दे दे, बोले कि पार्टिकल का क्या है कि हमें पोजीशन भी चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा, लड़ाई नहीं करना है, इनसे बताना, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लो, 3 और 3 6, ठीक है, 6 लो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, सबको पता है, अभी बताया, 90 डिग्री यहाँ पे बना देंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको हाइपोटेनस मान लेंगे। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए क्योंकि यही डिस्टेंस है, यही पोजीशन वेक्टर है, हमें पोजीशन वेक्टर ही निकालना है। तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट करें बेस से, पोजीशन वेक्टर ये हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखो ये कितना है, तो ये है 3 3 6, ये कितना है, तो ये है 3 3 6 7। तो पहले लिखो 6 का स्क्वायर, फिर लिखो 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 49, फिर जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 49 ऐसे है, तो 9 1 4 3 7 1 8 85, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट 85, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब पूछेगा डायरेक्शन, तो पहला बोल सकते हैं xy प्लेन में है तो इसका एक और उपाय है, यहाँ पे अगर मान लो थीटा, और हम क्या करते हैं जब भी डायरेक्शन बता रहा हूँ tan थीटा को
यूज करते हैं। तो tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई b, p बाई b यूज करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा p क्या है 6 है, b क्या है 7 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 6/7, ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इस तरह से हम क्या निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें और इसका डायरेक्शन भी निकाल लें, ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब, कॉल आ गया था, ठीक है। तो फिर एक्चुअली मैं मोबाइल से ही बता रहा हूँ, मोबाइल से फेसबुक लाइव वीडियो है, ठीक है। इस बीच में कभी कभी कॉल आ जाता है, उसके लिए आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/7 अंडर ये जो है मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, काम हो गया। पोजीशन वेक्टर ये आपको वेक्टर में भी काम आएगा, याद रखना मेरे भाई, ये आपको वेक्टर में भी काम आएगा जब हम लोग वेक्टर का स्टार्टिंग पढ़ेंगे। तो चलो वेक्टर से भी पोजीशन का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन मेन चीज देखिए टाइम के जो बच्चे देख रहे होंगे वो तो वेक्टर से कहेंगे यार से कहाँ बताती है वेक्टर कहाँ से आएगा इसमें, ओके ओके ओके। तो वेक्टर आप चलो 11th वाले बच्चे को देख रहे हैं ना, 11th वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो फिर 11th वाले बच्चों के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो 10th का एग्जाम दे दिए हैं, जो 10th के एग्जाम दे दिए हैं और उनको अब 11th क्लास में जाना है, तो उनके लिए थोड़ा फायदेमंद है, देखेंगे वो लोग। एक मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कार्टेशियन ड्रॉ करते हैं। अब देखो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 और ये 1 2 3 ये तो पोजीशन था, लेकिन इस पोजीशन को तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो याद होगा, याद करो उस दिन जब वेक्टर में यूनिट कैप आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। ये एक्स डायरेक्शन में होता था, ये वाई में और ये जेड में, बराबर मत करो, अलग ही बात हो जाएगा। एक्स में आई कैप लेते थे, वाई में जे कैप लेते थे और जेड में के कैप लेते थे। तो ये तो जेड में अभी नहीं है, तो एक्स में क्या है 4 है, तो 4 को लिखो 4 आई कैप और ये क्या है वाई डायरेक्शन में तो 3 जे कैप, 3 जे कैप, क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख सकते। अब क्या है, अब तो तुम्हें ये वेक्टर में मिल गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, आराम से करो। इसको बस ऐसे मिला दो, अब भी मिलाने की भी जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो बहुत आसान हो गया। वेक्टर जैसे बताते हैं 25 को आसान करता है। वेक्टर में आ गया ये पोजीशन वेक्टर आर, अब क्या है आर पोजीशन वेक्टर को सीधे ऐसे लिखो 4 आई कैप अब प्लस 3 जे कैप। अब तुम्हें याद होगा कि पोजीशन वेक्टर का यूनिट कैसे निकालना। एक्चुअली क्या है, मैं वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स और पोजीशन। इसीलिए जब मैं वेक्टर बताऊंगा तो ये आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि कैसे है, ये कैसे है, लेकिन थोड़ा यूज हो रहा है फिजिक्स तो है ना, मैकेनिक्स को यूज करते हैं तो ये कभी कभी भूल जाता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना एनर्जी के। तो फिर चलो ये वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा जिसको पढ़ा होगा अच्छे से उसको याद होगा। तो ये 4 का स्क्वायर आप प्लस ये 3 का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे 16 प्लस 9 25 और ये हो गया 5। काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे वेक्टर बनाओ काम खत्म हो जाएगा। जैसे चलो ये तो समझ गए, एक और क्वेश्चन है दूसरी तरीके का तरीका ये बस थोड़ा सा जेड बढ़ जाएगा, जेड डायरेक्शन बढ़ता है थोड़ा समझ आता है। फिगर देखिए हम अच्छा कैसे हो गया, ये हो गया हमारा एक्स वाई, ये हो गया वाई वाई और ये हो गया जेड वाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट एक्चुअली हमारे यहाँ पर है, इसको ऐसे मिला ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला, फिर इसको कुछ ऐसे मिला और फिर हाँ ये ऐसे हो गया, ये इसको कुछ ऐसे मिला। लेकिन ये देखने में लग रहा होगा आपको कि कहाँ है, देखो एक्स में वाई में है और ये जेड में है, यानी कुछ ये शेप जो है कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं
और ये अब हमारा पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब हमने देखना है कि ये यहाँ से अगर हम देखते हैं इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल बाहर की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, तो 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाई का डिस्टेंस होगा, क्या ये वाला, ये जमीन से ऊपर, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये जेड का डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स का डिस्टेंस हम लोग इसके लिए कैसे ले सकते हैं, तो एक्स का डिस्टेंस यही वाला है, वाई वाला डिस्टेंस, जेड वाला डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि जेड में एक एक्स में पहले लेते हैं 3 to 5, वाई में लेते हैं 3 3 6 तो 8, और जेड में लेते हैं 3 3 6 3 3 6 7। तो इसको तुम लिखोगे 5 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 7 k कैप, ठीक है। इसको अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो याद होगा, सबका स्क्वायर करते थे 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने में ये इसका मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर ये, और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस कोई भी जैसे पॉइंट है उसका पोजीशन है, तो इसे इसका मान लो कि पॉइंट था, ये इसका पोजीशन बैठेगा, इसका ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास। पोजीशन वेक्टर के बाद हम देखते हैं कि पोजीशन, हाँ पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर, हाँ ठीक, चेंज इन पोजीशन। अब इससे दो टर्म तुम्हारा क्लियर होगा, इससे तुम्हारा क्लियर होगा डिस्टेंस, और इसी से क्लियर होगा डिस्प्लेसमेंट, और इसी से क्लियर होगा मोशन। ये 3 टॉपिक इससे क्लियर हो जाएगा, कोई डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये पता है तो फिर कोई डिफिनेशन याद करें, ये 3 पोजीशन याद रखो, डिस्टेंस याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा, मोशन याद रहेगा। डायग्राम देखते हैं तो ये तो जो भी 9 10 9 के और 11 के बच्चे हैं वो जुड़ जाए, और इससे जो फायदा होगा उनका 9 वाले बच्चों का तो पहला चैप्टर जो है तो क्या बोलते हैं मोशन वाला, वो तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक पूरा टेक्स्ट के साथ कुछ ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख लो काम करो। और हमारा क्लास ये जेपी चौक के पास है, आयुष्मान क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो देखते हैं अब देखो क्या करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि ये एक आर्टिकल है 1 2 3 4 5 7, तो चेंज इन पोजीशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ये वाला पॉइंट नहीं लेते हैं, पॉइंट लेते हैं धीरे धीरे यहाँ पर और एक पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन पहला वाला पॉइंट यहाँ पे था, 3 पॉइंट पे था ये पैटर्न, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसका क्या नाम देंगे, x में ये 1 है और y में 1 2 3 4 5, और ये x में देखो, x में कितना है, x में 3 6 2 8 है, और y में कितना है 2, ये इसका पोजीशन। मान लीजिए कोई बच्चा था, छोटा सा नन्हा मुन्ना एक बच्चा था, यहाँ पे था, उसे घूमने का मन किया, कहा बोर हो गए यहाँ बैठे बैठे, थोड़ा सा घूम लेते हैं। वो घूमते घूमते पी से कहाँ आ गया, क्यू पर आ गया, पी से क्यू आया तो कैसे आया, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते कहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये इसका ये हो गया। तो पहले वाले का पोजीशन, 3 पॉइंट का ये पोजीशन है, ये पॉइंट का ये पोजीशन है, पी से ये वाला पोजीशन वेक्टर को मान लो R1, ये वाले पोजीशन वेक्टर को मान लो R2, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ, देखो ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, और ये चेंज डेल्टा R, ये तीसरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। याद रखना
जब भी कोई पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है या जब कोई पार्टिकल अपने पोजीशन से वो मैंने अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल मोशन में है। अगर वो यहाँ से यहाँ गया तो ये किसमें है, मोशन में है। दूसरा चीज़ ये जो जैसे एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल बना दिया, ठीक है, P पॉइंट पर, x में 2 है, y में 3 है, ठीक है, P पॉइंट पर एक पार्टिकल है 2 and 3, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है 2 and 3 किस टाइम पर यहाँ पे बचा हुआ था, ये बचा यहाँ पे 2 and 3 पॉइंट पे, P पॉइंट पे, मान लो 10 बजे आके बैठ गया, 10 बजे आके बैठ गया P पॉइंट पे। लेकिन होता क्या है, ये टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, 10:20 हो गया, ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। तो जब जाने का नाम नहीं ले रहा तो इस पीरियड में हम लोग बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है। कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है किसी टाइम इंटरवल में, उसका पोजीशन सेम रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है। यानी 10 से 10:20 तक इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, ये रेस्ट पे है। मान लो एक और टाइम ले लो, 10:30 नहीं गया, वो टाइम नहीं दूंगा, जितनी लड़का है तब ये रेस्ट पे ही है। अब मान लो इतना डांटने के बाद बोला ठीक है भाई, तुम चिल्लाओ मत, मैं जाता हूँ यहाँ से। वो निकलते इधर आ गया, निकलते जब निकलते इधर आया तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 3 समय एक साथ इधर से देख लो तो 1 2 भाई। अब बेचारा ये बच्चा यहाँ आ गया और इसको आने में कितना टाइम लग गया, मान लो इसको आने में लग गया 10:30 पे रुका हुआ था, 10:30 2 मिनट में यहाँ पहुँच गया। तब बोलेंगे कि ये बच्चा अब मोशन में है क्योंकि इसने इतना देर गया, आगे बच्चा मोशन में। यानी यहाँ पे स्पेस टाइम पीरियड में ये मोशन में था। याद रखिए कि अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन किसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग, पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, सेलेक्टेड पॉइंट के अकॉर्डिंग, कुछ भी इनफाइनाइट नाम है इस चीज़ का, रेफरेंस पॉइंट, सेलेक्टेड पॉइंट, ओरिजिन से अगर चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे इसका पोजीशन 2 and 3, 10:32 में पोजीशन 7 and 1 चेंज हो गया, पोजीशन अब बताओ ये पोजीशन कैसे लिखोगे, R1 याद रखो, R1 इसका पोजीशन कैसे लिखोगे वेक्टर में, R2 लो, इसका R1 इसका R2 इसका कैसे लिखोगे, चेंज हुआ डेल्टा R। याद रखना ऐसे होता है, हमने पोजीशन को दिया, उसका पोजीशन का रिस्पेक्ट किया और हमने नेक्स्ट टाइम पोजीशन को रिमाइंड कर दिया। कोई डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधे ग्राफ बनाओ, मेंशन करो, छोटा सा पॉइंट एक लिख दो भाई, क्रिएट ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन चेंज होगा, इसलिए इसको मोशन में करते हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, इसको मोशन रेस्ट में करते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टीचर एक नंबर नहीं काट सकता इस चीज में। आगे देखिए, पोजीशन हो गया, सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। पोजीशन एक ही टॉपिक को इतने डेप्थ में डील किया जाएगा कि उसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं रहेगा। एक टॉपिक पूछा जाएगा, चेंज किया जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का क्लास करते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग पोजीशन आगे हम लोग देते रहेंगे क्लासेज ऐसे ही। अगर 9-10 के बच्चे अगर जुड़ते हैं और उनको समझ में आता है तो देखेंगे बात पे। पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हम लोग देखते क्या है, एक क्लास टॉपिक भी बता देता हूँ जो 11th के बच्चों को बताया या फिर जो 10th के बच्चे हैं 11th में जा रहे नए दूसरे रहता है, हम लोग भाई 10वीं से निकल गए पत्नी पत्नी दूर छोड़ के, अब तो मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, तो उनके लिए बड़ा सा एक्साइटमेंट होता है 11th के बच्चों के लिए।
देखते हैं y x कोई से वेक्टर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल ये एक पॉइंट पर ये पार्टिकल ठीक है पोजीशन 2 और चाहे इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, सीधे देखो, कोई नंबर देने की जरूरत है। मैं थोड़ी है फिजिक्स है वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, आगे उसका कोई काम नहीं है। R1 वेक्टर पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है P पॉइंट, R1 पोजीशन पे P पॉइंट पे पार्टिकल पड़ा हुआ है। चलिए आ गया यहाँ ऐसे 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 ये R2 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये क्यों लाइन हो गया और ये हो गया G डेल्टा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हाँ वो तो नहीं क्या हमें A और B ए भी लिख दिया, R1 R2 भी लिख दिया, डेल्टा R भी लिख दिया। चलो अब ये हो गया चेंज डेल्टा चेंज का मतलब होता है, चेंज का मतलब होता है सबको पता होगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा सबको इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है सबको। अगर मान लो कोई तुमको बोले चेंज हुआ है, चेंज कैसे बोलेगा? जब तुम अभी कुछ और दिख रहे हो 10 दिन बाद कुछ और दिखोगे। मान लो पहले तुम पहनते थे धोती कुर्ता, 5 दिन बाद जीन्स टी शर्ट ग्लासेस लगा के आ रहे तो कहेगा भाई तू चेंज हो गया, तो कहेगा भाई तू चेंज हो गया। तो क्या करेंगे? फालतू वजह से नीचे घटाएंगे, क्या कहेंगे? धोती वजह से नीचे घटाओ, कुर्ते वजह से नीचे घटाओ, चश्मा घटाओ, चप्पल खड़ा हो जैसे रिबॉक का छोटा दो, कहेंगे चेंज हो गया भाई, फाइनल वजह से नीचे हुआ है, चेंज हुआ है। सब लिख के ऐसे करता है डेल्टा चेंज कर फाइनल वजह से क्या करेगा? फाइनल करेगा, अच्छा करेगा फाइनल चेंज चेंज मतलब चेंज होगा चेंज ये डेल्टा क्या करेगा? फाइनल कहाँ गए बाबू? R2 पे, कहाँ से आए थे? R1 चेंज हो R2 माइनस डेल्टा R2 माइनस R1। अब क्या है? याद होगा गणित में एक काम हम लोग करते थे ना पहले 16 में खूब मजा आता था, क्या मजा आता था? R2 ऐसे करते थे प्लस माइनस R1 देगा। अरे सही क्या करती है? कुछ नहीं है, वही है प्लस प्लस लगा, बात तो वही है। अब क्या करोगे? इसको थोड़ा सा चेंज करो, चेंज क्या करना है भाई? देखो अब हमको R2 में R1 का निगेटिव वेक्टर जोड़ देना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं बनाना है, R1 है, R1 का निगेटिव माइनस R1, देखो भाई देखो भाई R1 और ये R1 का निगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे? R2 में इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो R2 उठाओ, इसको शिफ्ट ऑफ वेक्टर यहाँ पे से आ गया, R2 आ गया। अब R2 में क्या जोड़ना है? R2 में क्या जोड़ना है? R1 का निगेटिव, इसको उठाओ बेटा, लगा दो। सॉरी भाई माफ करना गलती से कर दिया, गलती से हाँ ठीक है। R2 में R1 का निगेटिव जोड़ दिया, ऐसे ही जोड़ते हैं, फिर हेड पे जोड़ देते हैं, फिर इसके हेड को इसके हेड को इसे कैसे डाल देते हैं? R2 में R1 हाँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बढ़िया तो ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ठीक R1 ये क्या थोड़ा सा मतलब हाथ से बनाने के लिए थोड़ा सा
कोई नहीं, फिर भी सही किया जाएगा इसको। इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। ओवरलैप कर रहा है, आपको समझ जाइएगा कि ओवरलैप कर रहा है, कौन डायग्राम कैसा है। तो वीडियो शुरू से देखा है उसको पता चल रहा होगा। R2 में जोड़ा R1 का नेगेटिव, क्या मिलकर देखा ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म में हम इस पोजीशन वेक्टर को दिखाया, जिसमें पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर हम लोग रखते हैं इसको। आगे वाले टॉपिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह देखेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार सबको।